हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की वीडियो सीरीज का सेशन 15 का पार्ट 4 है। फोर्थ यूनिट चल रही है हमारी। यूनिट 1 हम लोगों ने 12 अलग अलग सेशंस में करी थी, सेशन 1 to 12। फिर सेशन 13 में हम लोगों ने सॉइल पढ़ा, सॉइल एंड वाटर। फिर सेशन 14 में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज इरिगेशन पढ़ा। सेशन 15 चल रहा है हमारा, यूनिट है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। 3 सेशन अब तक इसके हो चुके हैं, ये फोर्थ सेशन है इसका। अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये सिलेबस है। ये हमारा यूनिट 1 था ऊपर ऊपर। इस इमेज में ये यूनिट 2 हम लोगों ने करा है सेशन 13 में। यूनिट 3 हम लोगों ने करा है सेशन 14 में, और ये हमारा सेशन 15 चल रहा है। इसमें ये हमारा फार्म मशीनरी, पावर सोर्सेज, ये सब हम लोगों ने करा था इनिशियली। उसके बाद हम लोगों ने एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, विंड, सोलर, बायोमास, ये सब कुछ हम लोगों ने करा। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फार्म पॉन्ड्स पढ़ेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड स्टोरेज पढ़ेंगे। जो ये वाटर शेड मैनेजमेंट है, ये हमारे पास सॉइल के अंदर भी था, बट सॉइल में मैं शायद ये वीडियो में कवर नहीं करा पाया था, मैंने गलत वीडियो अपलोड कर दिया था वहां पर। तो वाटर शेड मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे, और इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाटर शेड मैनेजमेंट डिटेल में, सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो वाटर शेड मैनेजमेंट का होगा। डिटेल में इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से हम लोग ये वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जहां पर भी हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। कौन से पानी को? आप कौन सा पानी कंजर्व करोगे? एक तो जो बारिश का पानी आ रहा है, वो जो बारिश गिर रही है। दूसरा, जो सरफेस पे बह जा रहा है पानी, उसे फॉर फ्यूचर यूज। इससे क्या होगा, जो हमारी वाटर अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर। वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी जो रेनफॉल है वो हाईली सीजनल है। ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है हमारा, या बारिश होती है, वो मानसून पीरियड के अंदर होती है। अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का। इसकी वजह से इंडिया में काफी सारी जगह वाटर स्केर्सिटी है। और वो हम लोगों ने रिसेंटली अभी जून में, मई में ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में हमने देखा भी है सोशल मीडिया पर, कि लोगों को कितनी कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है पानी की कमी की वजह से। एक्सेस रन ऑफ होता है ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है। फर्टाइल टॉप सॉइल भी रिमूव हो जाती है, तो उसको भी अगर हम कंजर्व कर लेंगे, तो हमारे पास पानी की भी अवेलेबिलिटी रहेगी, सॉइल इरोजन का भी जो इशू है वो हमारे दूर होने लगेंगे। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं कई बार। तो इन सब की वजह से हमें पानी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वाटर हार्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो यही है कि जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट और स्टोर करना है, ताकि ड्राई पीरियड के टाइम पे हम लोग उसे इरिगेट कर पाए, सरफेस रन ऑफ कम हो जाए, सॉइल इरोजन कम हो पाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़े, तो जो वाटर टेबल्स है उनका भी लेवल अच्छा हो जाए। जब क्रॉप की ग्रोथ की क्रिटिकल स्टेजेस होती है, वहां पे पानी की कमी ना रहे, वहां पे आप बारिश पे या नदियों पे डिपेंड ना रहे, आपके पास ऑलरेडी पानी हो। और टू प्रमोट एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का, तो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑन फार्म वाटर हार्वेस्टिंग, एक होता है ऑफ फार्म वाटर हार्वेस्टिंग। जो ऑन फार्म स्ट्रक्चर्स होते हैं वो विद इन एग्रीकल्चर फील्ड में किए जाते हैं, ताकि पानी को डायरेक्टली स्टोर, मतलब ताकि स्टोर पानी को डायरेक्टली यूज किया जा पाए। जैसे हम लोग फार्म में पॉन्ड्स बना देते हैं, तो वो छोटे रिजर्वायर्स हो जाते हैं जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी फिर इरीगेशन और लाइफ स्टॉक के लिए यूज हो पाता है। इसके अलावा फील्ड बंडिंग करते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं, ताकि रन ऑफ को भी हम लोग रिड्यूस कर पाए और सॉइल मॉइस्चर को रिटेन रख पाए। फिर ऑफ फार्म वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फील्ड के बाहर होते हैं। यहाँ पे पानी को लार्जर स्केल पे मैनेज किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे हम लोगों ने चेक डैम्स बना दिए। चेक डैम जो बनते हैं, ये जहाँ पे पानी बह रहा है, वहां पे पानी के फ्लो को धीरे करने के लिए और उसका मिट्टी में, जमीन में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए चेक डैम्स बनाए जाते हैं। परकोलेशन टैंक्स होते हैं। परकोलेशन टैंक्स होते हैं ताकि जो पानी हमारा बह रहा है उसको हम लोग स्टोर कर पाए, और वो ग्राउंड के अंदर धीरे धीरे चला जाए। नाला बंड्स होते हैं या गली प्लग्स होते हैं, ये जो ड्रेनेज चैनल है वहां पे वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग ये सब ऑलरेडी जान चुके हैं, है ना, हमने पीछे पढ़ा भी है, सॉइल में भी, इरिगेशन में भी, ये सारी डेफिनेशंस। अब दोबारा हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। चेक डैम्स क्या होते हैं? ये वो स्मॉल बैरियर्स होते हैं जो कि अक्रॉस द स्ट्रीम्स और ड्रेनेज चैनल हम लोग क्रिएट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, जो पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा। और ये फिर फर्दर सॉइल इरोजन में भी, सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, और आसपास की जो मिट्टी है उसका सॉइल मॉइस्चर के लिए भी। फिर पर्कोलेशन टैंक्स होते हैं। ये शैलो रिजर्वायर्स होते हैं जो कि रन ऑफ वाटर को स्टोर करने के काम आते हैं। जो स्टोर्ड वाटर है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर बैठना शुरू हो जाता है, उससे जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा रिचार्ज होता जाता है। जहाँ पे परमेबल सॉइल है, लो ग्राउंड वाटर लेवल है, वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सुटेबल होता है।
कंटूर बंडिंग होती है। जो कंटूर बंडिंग है ये क्या होता है, इसके अंदर बंड्स बना दिए जाते हैं अलोंग द कंटूर लाइंस ऑफ द लैंड। इसमें जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन रुकेगा, और ये फर्दर सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने में हेल्प करता है, और एट दी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। फार्म पॉन्ड, फार्म पॉन्ड्स हमारे वो स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फार्म पर ही ऑन फील्ड होता है ना, ये ऑन फील्ड है ना, मतलब हमारे खेत में हमने कहीं पे छोटा सा एक एरिया बना दिया जहाँ पे हम लोग बारिश का और ये सारा पानी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम लोग उसे इरिगेशन, लाइव स्टॉक और फिश फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। ये माइक्रो लेवल वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वाटर हार्वेस्टिंग प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा वाटर है इट शुड बी कैप्चर्ड एट द पॉइंट जहां से इसके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएं। रन ऑफ जो है वो स्लो डाउन करना है ताकि इनफिल्ट्रेशन बड़े सॉइल का, आपने मतलब मिट्टी पे पानी बह रहा है, आपने उस पानी के बहने की स्पीड अगर रोक दी तो वो धीरे धीरे ही तो पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, सोखेगा। तो आपको रन ऑफ को स्लो करना है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर जो हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। और स्ट्रक्चर जो होना चाहिए इट इज डिजाइन बेस्ड ऑन रेनफॉल, टोपोग्राफी एंड सॉइल टाइप, कि स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं उसको जो डिजाइन करना है, वहां पे कैसी बारिश हो रही है, कैसी टोपोग्राफी है, कैसी मिट्टी है, उसके हिसाब से ही वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना होता है। कुछ इस तरह का होता है हमारा ऑन फार्म। जैसे ये हमने फार्म पॉन्ड बना दिया, हमारा खेत है, खेत के बीच में ही हमने एक ये फार्म पॉन्ड बना दिया। ये हमारी फील्ड बंडिंग हो रही है, ये हमारी कंटूर बंडिंग हो रही है। इसके अंदर क्या हो गया, पानी अगर यहाँ पे आएगा तो वो इसकी वजह से रुक जाएगा, पूरा बहेगा नहीं। तो पानी धीरे धीरे यहाँ मिट्टी के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, पानी को हमने बहने का रास्ता दे दिया है, पानी इधर उधर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन भी रुकेगा। ये ऑफ फार्म वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है। जैसे चेक डैम से पानी बह रहा है, हमने कुछ इस तरह से पत्थर पत्थर लगा दिए है ना, यहाँ पे पत्थर लगा दिए, यहाँ पत्थर लगा दिए, इससे क्या हुआ, पानी का जो फ्लो का स्पीड है वो रुक जाएगा। ये हमने एक पर्कोलेशन टैंक्स बना दिया, जो भी पानी बहता हुआ आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। ये कोई नाला बन रहा है या कोई गली बनी हुई है, उसमें हमने बीच में बंड्स लगा दिए या फिर प्लग्स लगा दिए, इससे क्या होगा, पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, उससे फिर वो पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर बैठने लग जाएगा। तो ये हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑन फार्म और ऑफ फार्म वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है वाटर हार्वेस्टिंग की, सबसे पहले तो ये कि ड्राई स्पेल्स के टाइम पे पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, ड्रॉट कंडीशंस के टाइम पे भी पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी। फिर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ रहा है, वाटर टेबल बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो रही है। और जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो इससे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो एक्सटर्नल इरिगेशन सोर्सेज पे डिपेंडेंस है जैसे कैनाल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, वो डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए इसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। अगर डिजाइन प्रॉपरली नहीं रहा, मेंटेनेंस नहीं होगी, तो इन स्ट्रक्चर्स की एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी। सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन होता है जिसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी ओवर द टाइम रिड्यूस होने लगती है। सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन क्या होता है, आप पानी स्टोर कर रहे हो, आप ऐसे समझो जैसे आप किसी बाल्टी में पानी स्टोर करते हो, बकेट में पानी स्टोर करते हो, तो कुछ टाइम बाद आप देखिए उसमें सॉल्ट्स उसके इकट्ठे होने लग जाते हैं, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने लग जाता है। ऐसे ही इन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स पर भी होता है। तो इसकी वजह से जो ओवर द टाइम जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है, और इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है रेनफॉल अवेलेबिलिटी और लोकल कंडीशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर डेजर्ट में जाके आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाओ तो वहां पे तो बारिश ही बहुत कम है, अगर आप थार डेजर्ट में जाके करोगे तो वहां पे आप कैसे इसको मेंटेन करोगे जब बारिश ही बहुत रेयर होगी, बहुत कम से कम होगी। तो ये आपकी लोकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है, बारिश बारिश के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि रेन वाटर तो तभी हार्वेस्ट करेंगे ना जब रेन होगी, अगर रेन ही नहीं होगी या बहुत मिनिमल रेन हो रही है और आपने पानी हार्वेस्ट भी कर लिया तो उसको यूज कर पाना मुश्किल हो जाता है कई बार। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ये यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करता है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, स्पेशली हमारे ड्रोन जो हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं वहां पर। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसमें रिड्यूस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहेंस करता है, और वाटरशेड मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी। वाटरशेड मैनेजमेंट हम लोगों ने यूनिट 2 में कवर नहीं करा था, वीडियो मेरे से गलत अपलोड हो गया था, उसको हम लोग यहीं पर कवर करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट वाले पार्ट को। फिर हमारे फार्म पॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। फार्म पॉन्ड क्या होता है, फार्म पॉन्ड एक स्मॉल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पर ही बनाया जाता है। किस लिए, सो दैट हम लोग रेन वाटर को स्टोर कर पाए, कलेक्ट कर पाए, या फिर सरफेस रन ऑफ को। ये एक ऑन फार्म रिजर्वायर की तरह काम करता है, और ये जो पानी होता है इसे फिर हम इरिगेशन या फिर एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा फार्म पॉन्ड बनाया हुआ है हमने, हम उसमें मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन नहीं कर रहे तो हमारे गाय भैंस को नहलाने के लिए हम उस पानी को यूज कर सकते हैं।
फार्म पॉन्ड जो होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर हार्वेस्टिंग का, और ये अपने आप में एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है। जरूरत क्यों पड़ती है हमें फार्म पॉन्ड्स की? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज की जो रेनफॉल है वो इरेटिक है, और एक शॉर्ट मानसून पीरियड में ही कंसंट्रेटेड होती है, जो कि मेनली हमारा जुलाई अगस्त या फिर मे बी मिड सितंबर तक का होता है। और अगर यहाँ पे मिसमैच होता है, अच्छा मानसून इंडिया में केरला में आता है, बट हर जगह पूरे 4 महीने नहीं रहता है। मानसून आता हुआ चला जाता है, और ओवरऑल इंडिया कवर करते करते जुलाई मिड आजकल हो जा रहा है पिछले कुछ सालों से, अगर आप नोटिस करेंगे तो जून में उतनी बारिश नहीं होती जितनी कि जुलाई अगस्त में होती है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया में। ओके। नीड फॉर फार्म पॉन्ड्स क्या है कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल है वो इरेटिक है, और इस शॉर्ट मानसून पीरियड में कंसंट्रेटेड होती है। मिसमैच है बिटवीन वाटर अवेलेबिलिटी और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्राउंड वाटर सोर्सेज जो हैं वो हमारे डिक्लाइन होते जा रहे हैं ड्यू टू ओवर एक्सट्रक्शन। जो फार्म पॉन्ड्स हैं, दे हेल्प स्टोर एक्सेस रेन वाटर, और उससे हम लोग ड्राई स्पेल में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा दे सपोर्ट ड्रॉट प्रूफिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये नीड है हमारे फार्म पॉन्ड्स की। फार्म पॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन लाइनिंग। लाइन फार्म पॉन्ड जो होते हैं इन्हें हम लोग इम्परमेबल मटेरियल जैसे प्लास्टिक शीट्स हो गई, क्ले लाइनिंग हो गई, या एचडीपीई हो गई, उसको यूज करके बनाते हैं ताकि सीपेज लॉसेस ना हो। सीपेज लॉसेस ना हो मतलब ऐसा ना हो कि हमने उसमें पानी भरा और वो पानी मिट्टी ने सोख लिया, तो पॉन्ड तो हमारा बेकार ही हो गया ना। फिर एक अनलाइन फार्म पॉन्ड्स होते हैं, ये वो अर्थन स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे वाटर धीरे धीरे मिट्टी में इन्फिल्ट्रेट करता रहता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ाता है। वाटर रिसोर्सेज के बेस पे अगर आप फार्म पॉन्ड्स को क्लासिफाई करेंगे तो डग आउट पॉन्ड्स होते हैं जो कि मिट्टी खोद के बनाए जाते हैं, और एम्बैंकमेंट पॉन्ड्स होते हैं जो कि बंड्स क्रिएट करके बनाए जाते हैं। फार्म पॉन्ड्स के कंपोनेंट क्या क्या होता है? जैसे कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? ये सराउंडिंग लैंड होती है जहाँ पे रन ऑफ वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इनलेट स्ट्रक्चर होता है। इनलेट स्ट्रक्चर क्या करता है? ये कंट्रोल्ड एंट्री ऑफ वाटर देता है इनटू द पॉन्ड। स्टोरेज बेसिन, ये मेन एरिया होता है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। एम्बैंकमेंट या बंड्स होते हैं जो कि पानी को बाहर बहने से रोकते हैं। और स्लिपवे होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू सेफली डिस्चार्ज एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है फार्म पॉन्ड का? 3 तरह के हैं। पहला, हमारा डायरेक्ट रेनफॉल जो पॉन्ड सरफेस पे गिर रही है। दूसरा, जो हमारा सरफेस रन ऑफ है फ्रॉम द नियर बाई एग्रीकल्चर फील्ड। ये हमारे मेजर सोर्सेज है। इसके अलावा अगर कोई ड्रेनेज चैनल है या स्मॉल स्ट्रीम है, वहां से भी पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। फार्म पॉन्ड के यूजेस क्या क्या हैं? वही जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के प्राइमरी यूजेस है। जैसे ये हमें एक सप्लीमेंटल इरिगेशन देता है ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। जब ड्राई स्पेल होते हैं, ड्रॉट सीजन होता है, वहां पे हम लोग फार्म पॉन्ड के पानी से इरिगेशन कर सकते हैं। जब फार्म में पॉन्ड बन गया है तो उसमें साथ साथ हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, फिश फार्मिंग हो सकती है, और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बन सकता है। जो हमारा लाइफ स्टॉक है, जैसे हमने गाय भैंस पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, उनके नहलाने के लिए, उनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उनके यूज के लिए इस पानी को यूज किया जा सकता है। या जो बाकी डोमेस्टिक पर्पसेज होते हैं फार्म्स के, वहां पे हम लोग इस पानी को यूज कर सकते हैं। फर्दर इसे हम लोग हॉर्टिकल्चर के लिए, नर्सरी रेजिंग के लिए, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए इस फार्म के पानी को यूज किया जा सकता है। और उस सब के अलावा जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, इन केस ऑफ अनलाइन पॉन्ड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हमारा बढ़ता है। एडवांटेजेस बताएं अगर फार्म पॉन्ड्स की क्या क्या एडवांटेजेस है, तो इसी के अकॉर्डिंगली बनती है एडवांटेजेस भी। जैसे कि जब क्रिटिकल स्टेजेस होती है क्रॉप ग्रोथ की, जैसे जर्मिनेशन का टाइम हुआ या फ्लावरिंग का टाइम हुआ, उस समय पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर रहती है, उस समय पानी की कमी नहीं होती है। कैनाल्स पे, ट्यूबवेल्स पे जो डिपेंडेंस होती है एक्सटर्नल इरिगेशन के लिए, वो हमारी कम हो जाती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। एक एडिशनल इनकम जनरेट होती है। जैसे एक्वा कल्चर अगर करते हैं, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था ना, मछली पालन वाला, फिश फार्मिंग वाला, अगर एक्वा कल्चर करते हैं तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम निकल कर आता है। ओवरऑल फार्म रेजिलियंस बढ़ता है अगेंस्ट द ड्रॉट एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी? लिमिटेशंस होती है कि जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है ना, स्पेशली लाइन पॉन्ड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जो हॉट और एरिड रीजन्स होते हैं, जैसे राजस्थान में जैसलमेर के आसपास की आप बात करो, चुरू के आसपास की बात करो, यहाँ पे एवापोरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉन्ड अगर अनलाइंड है और वहाँ पे पोरस सॉइल है, तो वहाँ पे सीपेज लॉसेस भी हो जाते हैं, वो पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। मतलब वो ग्राउंड वाटर के लिए तो अच्छा है, बट आपके यूज के लिए वो फिर उतना बेटर शायद नहीं हो पाएगा। रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है इसकी, सो दैट सिल्टेशन और स्ट्रक्चरल डैमेज इसमें प्रोटेक्टेड रहे, वो ना हो। इम्प्रॉपर डिजाइन अगर होगा तो वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, और ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट्स भी हो सकता है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि फार्म पॉन्ड की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं? क्योंकि फार्म पॉन्ड के लिए फैक्टर्स भी हैं जिससे इसकी एफिशिएंसी पे बात आएगी। सबसे पहली चीज तो साइज और डेप्थ हो गया। जो साइज और डेप्थ होता है वो फार्म पॉन्ड की स्टोरेज कैपेसिटी और एवापोरेशन लॉसेस के बारे में बात करेगा। सॉइल टाइप,
जो सॉइल टाइप है वो सीपेज और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करती है। फिर रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पानी कलेक्ट हो रहा है। जो अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड है, इट इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल पैटर्न। प्रॉपर लाइनिंग अगर होगी तो सीपेज लॉसेस रिड्यूस हो पाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जो हमारी प्रैक्टिसेस है जैसे डीसिल्टिंग, ये जरूरी है सो दैट लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी भी बनी रहे। फिर इसके बाद बात आती है एग्रो प्रोसेसिंग की। एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? एग्रो प्रोसेसिंग रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू कंज्यूमेबल, यूजेबल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जैसे आलू है, मशीन में आपने एक तरफ से आलू डाला, दूसरी तरफ से सोना नहीं निकलेगा, दूसरी तरफ से चिप्स निकलेंगे। ये ध्यान रखिए, वो एक तरह का एग्रो प्रोसेसिंग हो गया। एग्रो प्रोसेसिंग में हम लोग रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कंज्यूमेबल, यूजेबल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें रेंज ऑफ ऑपरेशंस होता है, जैसे क्लीनिंग हो रही है, ग्रीडिंग हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है। इट कनेक्ट्स एग्रीकल्चर विद इंडस्ट्री एंड मार्केट्स बाय एनहेंसिंग द यूटिलिटी ऑफ फार्म प्रोड्यूस। नीड फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है ये पेरिशेबल होता है, और कई बार इसको अगर हम लोग प्रोसेस कर देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है इंडिया में वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इनएडिक्वेट स्टोरेज और हैंडलिंग है हमारे पास। फार्मर्स को रॉ प्रोड्यूस के लिए प्राइसेस कम मिलते हैं क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा उसमें। एग्रो प्रोसेसिंग क्या करता है? वेस्टेज रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इनकम लेवल भी बढ़ाता है। इट सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एलाइड सेक्टर्स। ये होता है एग्रो प्रोसेसिंग। तो ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है हमारी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के? सबसे पहली चीज तो यही है कि जो भी रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू ऐड करता है और उनकी मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिर जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम करता है, फूड अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, पेरिशेबल कमोडिटीज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जैसे आपके पास अगर मिल्क है, नॉर्मली आपके पास मिल्क है, आप उसे खुला रखोगे वो खराब हो जाएगा। बट अगर आपने उसे टेट्रा पैक में रखा हुआ है तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। आपने उसका दही बना दिया, उसका पनीर बना दिया, तो उसकी लाइफ थोड़े एक दिन में या में भी 2 दिन ज्यादा चलती रहेगी। और उसके साथ साथ रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। फिर जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करता है। एग्रो प्रोसेसिंग में हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज भी प्रमोट होती हैं और उसके थ्रू रूरल डेवलपमेंट भी रिजल्ट होता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्रो प्रोसेसिंग के। क्या क्या? रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके मार्केटेबिलिटी बढ़ाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस करके फूड अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है और इस सब के थ्रू रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिर हमारी टाइप ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग है। सबसे पहले होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग, उसके बाद होती है सेकेंडरी प्रोसेसिंग और फिर होती है हमारी टर्सरी प्रोसेसिंग। तो 3 तरह की एग्रो प्रोसेसिंग हो गई। प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेसिंग में बेसिक ऑपरेशन होते हैं, वो क्या क्या है? क्लीनिंग है, ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, ड्राइंग है। 4 मेन ऑपरेशन है प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर: क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और ड्राइंग। इसके अंदर जो रॉ प्रोड्यूस है ना, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए प्रिपेयर करता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रिपेयर्स द रॉ प्रोड्यूस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। एग्जांपल, जैसे ग्रेन्स को क्लीन करा, ड्राइंग ऑफ पल्सेस करी, ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स करा। फिर हमारी सेकेंडरी प्रोसेस होती है। सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी प्रोसेसिंग के अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे उन्हें फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग converts the raw material or the raw agriculture produce into finished और semi finished प्रोडक्ट्स। इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड की जाती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। फॉर एग्जांपल, राइस मिलिंग है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, फ्लोर फ्लोर प्रोडक्शन है ना। आपके पास राइस है, राइस से आपने राइस की मिलिंग कर दी, है ना। आप पे सरसों है, आपने उसका तेल निकाल लिया। गेहूं है, आपने उसका आटा बना लिया। तो इसमें क्या होगा? सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो रही है, जो रॉ मटेरियल है उसे फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी टर्सरी प्रोसेसिंग होती है। टर्सरी प्रोसेसिंग मतलब इसमें हमारी एडवांस प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है और ब्रांडिंग है फूड प्रोडक्ट्स की। ये रेडी टू ईट या रेडी टू कुक आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे पैकेज फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर बेवरेजेस है। ये होते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रोसेसिंग अंडर द टाइप्स ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग। अब मेजर एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जैसे ग्रेन प्रोसेसिंग होती है, ऑयल सीड प्रोसेसिंग होती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोसेसिंग है। ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर मिलिंग होती है राइस की, व्हीट की, पल्सेस की। राइस मिलिंग, व्हीट मिलिंग, पल्सेस मिलिंग, ये हमारा ग्रेन प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। इसके अंदर जो हस्क है, ब्रान है या इम्प्योरिटीज है वो रिमूव की जाती हैं।
आपके चावल का भूसा या गेहूं का भूसा जो है वो हटा दिया जाता है। इट इम्प्रूव्स एडिबिलिटी, स्टोरेज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रेन्स। ऑयल सीड प्रोसेसिंग, ऑयल सीड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? ऑयल सीड्स के अंदर जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, ये सीड्स हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल गिविंग सीड्स कहलाते हैं। इससे तेल निकालना है। एक चीज तो ये हो गई कि आपने सरसों के बीज से, सीड से आपने सरसों का तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जो वेस्ट बचा वो ऑयल केक होता है। उस ऑयल केक को भी हमने यूज कर लिया, जो बाई प्रोडक्ट्स हुए इसके, उसे भी यूज कर सकते हैं एज एनिमल फीड, वो जानवरों के खाने के काम आ जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग होता है, जैसे कैनिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पिकलिंग मतलब उसका पिकल बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं ना, जैसे कैंड फूड होता है ना। वो जैसे राजमा होता है, वो मीठा मीठा सा कैंड उसके अंदर करके देते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उस चीज को क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग काफी खाते हैं। या फिर कैंड कॉर्न्स होते हैं, कैंड बेरीज होती हैं, ये उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ड्राइंग है, आपने अंगूर को सुखा दिया, किशमिश बन गया, खजूर को सुखा दिया, छुआरा बन गया। पिकलिंग, आप उसका अचार बनाकर बेच रहे हो, जूस बनाकर बेच रहे हो, आपके सेब का जूस बिक रहा है मार्केट में, एप्पी फिज आ रहा है, या मैंगो के ड्रिंक्स आ रहे हैं, या फ्रीज प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, जैसे मटर है, मटर आपने फ्रीज कर दी, फ्रीज करके आप थ्रू आउट द ईयर देते हो। ये आपकी फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है, जो सीजनल प्रोड्यूस होता है उसे ऑफ सीजन के टाइम पर भी आप लोग यूज कर सकते हो। फिर हमारी इसमें डेयरी प्रोसेसिंग होती है। डेयरी प्रोसेसिंग के अंदर मिल्क से रिलेटेड सब कुछ होता है, उसका पेस्चराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, या फिर बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर, चीज या योगर्ट हो रहा है। इससे सेफ्टी भी रहती है, शेल्फ लाइफ भी रहती है, और मिल्क की वैल्यू भी बनी रहती है। एग्रो प्रोसेसिंग के स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहला काम क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ग्रेन्स के अंदर छोटे छोटी मिट्टी आ गई है, स्टोन्स आ गए हैं, या इम्प्योरिटीज है रॉ प्रोड्यूस की, उसको हटाने का काम हमारा क्लीनिंग के अंदर आता है। तो डर्ट, स्टोन, इम्प्योरिटीज, रॉ प्रोड्यूस के डर्ट, स्टोन और इम्प्योरिटीज को हटाना, ये क्लीनिंग का काम है। इसके बाद ग्रेडिंग और सॉर्टिंग होता है। ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, जो भी प्रोड्यूस है उसे उसकी साइज, क्वालिटी और मेच्योरिटी, साइज, क्वालिटी और मेच्योरिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। फिर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के अंदर मैकेनिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उस प्रोडक्ट का, मैकेनिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है हमारे प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग के अंदर उसकी प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेस प्रोडक्ट, क्या क्या, प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्ट, ये सारा पैकेजिंग का काम होता है। फिर उसके बाद स्टोरेज होती है। स्टोरेज उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है, उसके स्पॉइलेज को रोकती है अंटिल कंजम्पशन। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ रहे, बचा रहे, वो भी इसका काम होता है एग्रो प्रोसेसिंग का। एग्रो प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग से सबसे पहली चीज तो यही है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ती है थ्रू वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, जब कोई एक आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा दी है, अचार बनाने का छोटा सा प्लांट लगा दिया, पापड़ बनाने का प्लांट लगा दिया, तो उसमें कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को काम मिल रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जैसे इतनी ढेर सारी कंपनीज हैं, रियल फ्रूट जूस है, ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस है, लेज के चिप्स वाले हैं, अंकल चिप्स हैं ना, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो भी एनहेंस होता है, हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा देखो, रिसेंटली करंट अफेयर्स, अगर आप जब मई मंथ के करंट अफेयर्स करोगे ना, मैं वीडियो मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज 31st में, टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो इसके अंदर अभी हमने मई में पढ़ा कि जिंजर मिशन लॉन्च किया गया है, अरुणाचल का कीवी मिशन लॉन्च किया गया है, ऐसे ही त्रिपुरा का कॉफी मिशन लॉन्च किया गया है। ये क्या हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया जा रहा है, ये सब एग्रो प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है। बट इसके अंदर हमारे कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ कुछ लिमिटेशन भी है, चैलेंजेस भी हैं। वो क्या होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज हमारे पास या प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे पास प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक रही है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है इसमें, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए लैक ऑफ एक्सेस है क्रेडिट के लिए, जिसकी वजह से जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें दिक्कतें आने लगती हैं। सप्लाई चेन इनएडुकेट होती है, लॉजिस्टिक्स जो होती हैं वो एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है लोगों के पास, प्रॉपरली स्किल्ड लेबर नहीं है, इस सब की वजह से भी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है, प्रोडक्टिविटी रुकती है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है हमारे पास, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स है। रोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में सॉरी रोल इन रूरल डेवलपमेंट क्या होता है इसका, एग्रो प्रोसेसिंग से सबसे पहली चीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही है रूरल डेवलपमेंट में। जब इंडस्ट्रीज बन रही हैं
तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, गांव के उन लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होने लगेगा। और इससे जो हमारे एलाइड सेक्टर्स है वहां पे डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता है, जैसे डेयरी हुआ, पोल्ट्री हुआ या फिशरीज हुआ। और इस सबसे क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा रूरल एरियाज में, और वो इन रिटर्न रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोकेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें मल्टीपल इनिशिएटिव्स है, जो हम गवर्नमेंट स्कीम्स वाली सीरीज जब लेकर आएंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जो कि फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रा डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। मेगा फूड पार्क स्कीम है, जिसके अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ऑपरेशन ग्रीन्स है, जो कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे काम करेगा, जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उसके वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर। और ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, ये फार्मर, एंटरप्रेन्योर्स और एग्री बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हैं। कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज क्या होती है? जो स्टोरेज होती है ना, स्टोरेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट टू मेंटेन क्वालिटी एंड प्रिवेंट लॉसेस। हार्वेस्ट के बाद में जो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसे जो स्टोर करना है ना, उसे प्रिजर्व करके रखना है आफ्टर हार्वेस्ट, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसमें लॉसेस कम हो, उसे हम लोग स्टोरेज कहते हैं। ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड सप्लाई सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज से हमारे पास फूड थ्रू आउट द ईयर रहेगा और मार्केट के प्राइस स्टेबलाइज रहेंगे। प्रॉपर स्टोरेज कैसे? जैसे आपके पास अंगूर है या आम है, तो आपको उसे कोल्ड स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोरेज कैसा भी हो सकता है ना, कोल्ड स्टोरेज इज वन ऑफ द स्टोरेज। नीड फॉर कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज। कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड स्टोरेज हमें चाहिए क्यों? सो दैट जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो हमारे हाईली पेरिशेबल है, तो वो हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उनके कम हो जाएंगे। ये होते क्यों हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? कई बार रेस्पिरेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को हम लोग कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड स्टोरेज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए इनएडिक्वेट होते हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज टेक्निक्स के थ्रू हम लोग शेल्फ लाइफ भी बढ़ा पाते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करके रख पाते हैं। इसमें एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है, जो कि सीए स्टोरेज कहते हैं, या फिर सीएएसवी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन्हें हम लोग रेगुलेट करके रखते हैं अलॉन्ग विद द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जो कंपोजिशन होगा होगा गैसेस का, उसे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है थ्रू आउट द स्टोरेज पीरियड। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं उन्हें हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाएंगे अगर स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो भी प्रोड्यूस है उसका स्लो डाउन, मतलब उसके रेस्पिरेशन का स्लो डाउन हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना बने। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पर रखा जाता है। स्टोरेज एनवायरनमेंट जो होता है वो एयर टाइट होता है और केयरफुली रेगुलेटेड होता है। यूजेस क्या है हमारे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज या सीए स्टोरेज के या सीएएस के, कि ये हमारे फ्रूट्स को, जैसे कि एप्पल हो गए, पियर्स हो गए, कीवी हो गए, प्राइमरली उन्हें ही स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा जो हमारी हाई वैल्यू पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, उनकी भी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हम लोग कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज को ही यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है सीएएस की? एडवांटेजेस है, सबसे पहले तो यही कि स्टोरेज है तो मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ रही है। तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसके अंदर यूज कर रहे हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है, टेक्सचर फ्लेवर को मेंटेन करके रखता है, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। जो हमारा स्पॉइलेज है या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो हमारे कम हो जाते हैं। लिमिटेशंस भी हैं इसकी कुछ कुछ, जैसे इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इसका यूज़ लिमिटेड हो जाता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज की नीड है इसमें, मॉनिटरिंग सिस्टम हमें इसके लिए चाहिए, और हर तरह के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सूटेबल भी नहीं है, तो ये लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ही सूटेबल होता है। फिर हमारा मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है एमएएस के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, इट ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ गैसेस अराउंड द प्रोडक्ट, यूजुअली विद इन द पैकेजिंग। जो गैस कंपोजिशन होगा उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, बट नॉट एक्टिवली कंट्रोल ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो उसे इनिशियली हमने मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद एक्टिव कंट्रोल उसका नहीं होता है। फीचर्स क्या है एमएएस के या फिर एमए स्टोरेज या मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज के लिए, कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है इट इज यूज टू कंट्रोल गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज विद इन द पैकेज। और ये रेफ्रिजरेशन के साथ कॉमनली कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे फ्रूट्स की पैकेजिंग के लिए, वेजिटेबल के लिए, मीट के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे हम लोग एमए स्टोरेज को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। एमए स्टोरेज के एडवांटेजेस क्या होती है? सबसे पहली चीज तो यही है कि जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपीयरेंस को मेंटेन करके रखा जाता है, और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज के अकॉर्डिंगली कंपैरेटिवली चीपर होता है। लिमिटेशंस क्या है कि जो गैस कंपोजिशन है उसे कॉन्टिन्यूसली कंट्रोल नहीं करते, लेस इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए एज कम्पेयर टू सीए स्टोरेज, और अगर पैकेजिंग कंडीशंस ऑप्टिमल नहीं रही तो इसमें आपका फूड प्रोड्यूस वेस्ट होने के या उसके स्पॉइल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है सीए और एमए स्टोरेज के अंदर? जो सीए स्टोरेज होता है उसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है और कंट्रोल किया जाता है गैस कंपोजिशन का, वेयर एज एमएएस के अंदर सिर्फ इनिशियल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। सीए स्टोरेज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सूटेबल है, बट एमए स्टोरेज की बात करें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए सूटेबल होता है। जो सीए स्टोरेज होता है उसमें सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, बट एमए स्टोरेज के अंदर सिंपलर पैकेजिंग टेक्निक्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर लो टेम्परेचर होता है तो हमारा रेस्पिरेशन कम हो जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। प्रॉपर ह्यूमिडिटी अगर होती है तो हमारा मॉइस्चर लॉस नहीं होता, क्वालिटी मेंटेन रखी जाती है। एक्सेस ह्यूमिडिटी अगर हुई तो उससे फंगल ग्रोथ बढ़ेगी और स्पॉइलेज बढ़ेगा। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रोल होता है स्टोरेज के अंदर। कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड स्टोरेज की अगर बात करें उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो हमारे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। जो पेरिशेबल कमोडिटी है उनकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहती है। मार्केटेबिलिटी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो इंप्रूव हो जाता है, उसे ये बढ़ा देते हैं। दे सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड चेन स्ट्रक्चर। फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन में बात करें तो कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड स्टोरेज help stabilize food security. They reduce seasonal price fluctuation of agriculture commodities. They improve efficiency of the food supply chain from farm to market. And they also support modern retail and export oriented agriculture. ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके लिए क्या है? जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने की बात की गई है। मेगा फूड पार्क स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसके अंदर स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इनिशिएटिव पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है। अब मान लेते हैं कि आपके पास एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आ जाता एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि कमेंट ऑन द वेरियस schemes started by the government of India to reduce post harvest losses। तो उसमें आप लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बताओगे, पीछे जो हमने पढ़े कि क्या होते हैं, उसे कैसे रोका जाता है, और उसके रेस्पेक्ट में जो ये स्कीम्स है हमारी, इन स्कीम्स को हम लोग वहां पे बताएंगे। तो जब स्कीम्स हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग यूनिट वाइज स्कीम में इन गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले बाकी वीडियोस के भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आते रहे। नाबार्ड ग्रेड ए के डिस्कशंस के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। और बाकी सभी अपडेट्स के लिए मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपकी किसी और एग्जाम से रिलेटेड भी अगर क्वेरी है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए ये दोनों डेडिकेटेड चैनल और ग्रुप्स हैं, सभी डिस्कशन एग्जाम से रिलेटेड यहीं पर होता है। Thanks for watching this video. Keep learning, keep growing.